नमस्कार, मैं हूं नम्रता पराशर। आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज। चलिए रुक करते हैं खबरों की। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे रेलवे की। रेलवे कर्मचारियों पर कोरोना बम फूटा है। 1952 रेलवे कर्मी अपनी जान गंवा चुके हैं कोरोना संक्रमण के चलते, और रोजाना करीब 1000 कर्मी इससे संक्रमित हो रहे हैं। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से भारतीय रेल के 1952 कर्मचारी अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं, और रोजाना करीब 1000 कर्मचारी इससे संक्रमित हो रहे हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि रेलवे में 13 लाख कर्मचारी काम करते हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सुनीत शर्मा ने कहा है कि रेलवे किसी अन्य राज्य या क्षेत्र से अलग नहीं है, और हम भी कोविड के मामले झेल रहे हैं। हम परिवहन का काम करते हैं और सामान व लोगों को लाते और ले जाते हैं। रोजाना करीब 1000 कर्मचारी कोविड से संक्रमित हो रहे हैं, और करीब 1000 मामले इसके सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे अपने अस्पताल हैं, हमने बिस्तरों की संख्या बढ़ाई है और रेल अस्पतालों में ऑक्सीजन संयंत्र बनाए हैं। हम अपने कर्मचारियों का ध्यान रखते हैं। फिलहाल 4 रेलवे कर्मी और उनके परिवार के सदस्य इन अस्पतालों में भर्ती हैं। हमारा प्रयास ये है कि वो जल्द ही ठीक हो। और पिछले साल मार्च से अब तक 1952 रेल कर्मियों की कोविड से मौत हो चुकी है। ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन नाम के एक रेल कर्मी के संघ ने कुछ दिनों पहले रेल मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर मांग की थी कि कोरोना वायरस संकट के दौरान काम करते हुए जान गंवाने वाले रेलवे कर्मियों के परिजनों को अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों की तरह ही मुआवजा मिले। उन्होंने पत्र में कहा कि जैसे कि अग्रिम मोर्चे के कर्मी के लिए घोषणा की गई है कि ये कर्मी भी 50 लाख रुपए के मुआवजे के हकदार है, न कि सिर्फ 25 लाख रुपए के जो उन्हें अभी दिया जा रहा है। अगली खबर की ओर आपको बताएंगे। अब हाल यूपी के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंगलवार को दौरे पर लखनऊ पहुंचे। उन्होंने एयरपोर्ट के गेस्ट हाउस में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक की। इसके बाद राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ द्वारा बनाए गए अटल बिहारी वाजपेयी कोविड अस्पताल का जायजा लिया, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ ने 255 बेड वाले कोविड अस्पताल का उद्घाटन किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार और डीआरडीओ ने मिलकर लखनऊ में बहुत कम समय में 550 बेड का अटल बिहारी वाजपेयी कोविड हॉस्पिटल तैयार किया है। सेना के चिकित्सकों की देखरेख में ये चल रहा है। इस हॉस्पिटल में कोविड के मरीजों का उपचार पिछले सप्ताह से ही चल रहा है। यहाँ आकर मौजूदा स्थिति की वो जानकारी लेने आए हैं। इस हॉस्पिटल को तैयार करने में उत्तर प्रदेश सरकार, भारतीय सेना और डीआरडीओ की भूमिका अहम रही है। इस महामारी के समय जितनी तेजी से इन सभी संस्थाओं में काम किया जाए वो काबिले तारीफ है। राजनाथ सिंह ने कहा कि कोरोना को रोकने में यूपी सरकार ने सतर्कता दिखाई है। योगी आदित्यनाथ ने बेहतरीन काम किया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि संक्रमण काल में अगर किसी को कोई भी कमी दिखाई देती है और कोई भी सुझाव है तो इसका केंद्र और प्रदेश सरकार स्वीकार करेगी। उन्होंने संक्रमण के कारण जिनकी जानें गई हैं उनके परिवार वालों को सांत्वना भी व्यक्त की। बढ़ती खबर की ओर बेंगलुरु दक्षिण के सांसद तेजस्वी सूर्य ने आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम ने कोविड-19 के मरीजों के लिए सरकारी और निजी अस्पतालों में बिस्तर आवंटन को सुगम बनाने के प्रयास को बाधित करने की साजिश रची। बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष सूर्य ने हाल ही में कोविड रोगियों के लिए अस्पताल में बेड ब्लॉक कराने से संबंधित कथित घोटाले को उजागर किया है। हालांकि उन्हें इस बात के लिए गंभीर आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा है। उन्हें लाइव स्ट्रीम कार्यक्रम के दौरान कथित तौर पर सरकारी अधिकारियों से ये पूछा कि कोविड वार रूम में 16 अल्पसंख्यकों को नौकरी कैसे मिली, और इस मुद्दे को सांप्रदायिक रंग दिया गया। सूर्य ने अपने रुख को स्पष्ट करते हुए कहा कि जब मैं कमियों को उजागर करके और उसे ठीक करके अस्पताल में बिस्तर की बुकिंग में अनियमितताओं को रोककर हजारों लोगों को बचाने का प्रयास कर रहा था, जब हम एक गंभीर मुद्दे को लोगों के सामने ला रहे हैं जिसमें उच्च न्यायालय और लोकायुक्त ने स्वयं संज्ञान लिया है, तो कांग्रेस पार्टी और उसके इकोसिस्टम ने एक के बाद एक झूठ बोलकर इस मुद्दे को भटकाने की कोशिश की है। बढ़ती खबर की ओर राज्य में ही नहीं बल्कि पूरे देश कोरोना की दूसरी लहर के चरम की तरफ बढ़ने और तीसरी लहर की आशंका के बीच आ रहे प्रमुख त्योहार ईद को लेकर ये चर्चा शुरू हो चुकी है कि इस साल इसे कैसे मनाया जाए। इस पर शाही इमाम के मुताबिक 13 और 14 को ईद मनाई जाएगी, लेकिन महामारी के प्रकोप को देखते हुए शाही इमामों की तरफ से ये अपील की गई है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि लोग घरों से बाहर ना निकले और घर पर ही नमाज व दुआ करें।
करें और ईद की नमाज भी घर पर ही अदा करें। दिल्ली स्थित फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम मुफ्ती मोहम्मद मुकर्रम अहमद ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि महामारी के संकट के दौर में लोग पूरी तरह एहतियात बरतें, मस्जिदों की तरफ ना आकर घरों में ही रहकर ईद की रस्म निभाएं ताकि संक्रमण बेवजह और खतरनाक ना हो। शाही इमाम ने कहा है कि ऐसा किया जाना शरीयत के मुताबिक है और दिल्ली स्थित जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने भी ईद उल फितर का त्यौहार घर पर ही रहकर मनाने की अपील की है। दिल्ली के साथ ही देश के गंभीर हालातों का हवाला देते हुए धर्मगुरुओं की साफ हिदायत है कि खतरे को कम किए जाने की जरूरत है, ना कि बढ़ाने की। बता दें कि चांद दिखने पर तय होगा कि ईद किस दिन मनाई जाएगी, लेकिन पूरी संभावना जताई जा रही है कि 14 मई को ये त्यौहार मनाया जाएगा। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की और मुंबई में कोरोना मरीजों को लगने वाली ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत को देखते हुए मुंबई नॉर्थ ईस्ट से बीजेपी सांसद मनोज कोटक ने अनोखी शुरुआत की है। जरूरतमंदों के घर घर ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने के लिए इसलिए मनोज कोटक द्वारा निःशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर सेवा की शुरुआत की गई है और सोमवार को ये शुरुआत की गई। इस सेवा के कार्य में अपना योगदान और वॉलेंटियर को प्रोत्साहन करते हुए मशहूर गायक सोनू निगम विशेष तौर पर वहां मौजूद रहे। मुंबई में मनोज कोटक अपने 24 घंटे खुले रहने वाले दफ्तर और कंट्रोल रूम के जरिए कोरोना पीड़ितों को के तत्काल मदद में उपलब्ध कराने के लिए मशहूर है। खबर की और भारतीय सेना की वेस्टर्न कमांड के सहयोग से फरीदाबाद के छायसा गांव में 100 बेड के कोविड अस्पताल का शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा की मौजूदगी में हुआ है। जनता को समर्पित इस मेडिकल कॉलेज की कमांड भारतीय सेना के डॉक्टरों द्वारा संभाली गई है और अब सेना के स्पेशलिस्ट डॉक्टर संक्रमितों को उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराते हुए उनका इलाज करेंगे, जिससे फरीदाबाद जिले के लोगों को इस महामारी में राहत मिलेगी। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि जब भी देश पर कोई आपदा आती है तो देश की सेनाओं का उसमें बहुत बड़ा सहयोग रहता है। अब पृथला के गांव छायसा स्थित अटल बिहारी सरकारी अस्पताल में आर्मी वेस्टर्न कमांड द्वारा 100 बेड का अस्पताल शुरू किया गया है और बहुत जल्द यहां पर 30 वेंटिलेटर भी आने वाले हैं। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के सीएम मनोहर लाल लगातार लोगों को बेहतर सुविधा देने के लिए काम कर रहे हैं ताकि इस महामारी से जल्द निपटा जा सके। इस अस्पताल के शुरू होने से क्षेत्र के संक्रमित लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। ऑक्सीजन की करीब 300 सिलेंडरों की यहां पर व्यवस्था की गई है और यदि यहां पर उपचार के बाद भी मरीज को कोई दिक्कत होती है तो उन्हें तुरंत आगे रेफर कर दिया जाएगा। 100 बेडेड कोविड हॉस्पिटल का आज यहाँ पर लेवल 1 हॉस्पिटल का शुभारंभ हुआ है जी। और जब भी देश पर कोई इस तरह की आपदा आती है हमारी सेनाओं का उसमें बहुत बड़ा योगदान हमेशा रहा है। और आज भी जब देश और दुनिया पर ये कोविड का संकट आया है तो हमारे देश की सेना उसमें अपना भरपूर सहयोग कर रही है। और उसी निमित्त फरीदाबाद के इस छायसा में अटल बिहारी मेडिकल हॉस्पिटल में वेस्टर्न कमांड द्वारा 100 बेडेड कोविड हॉस्पिटल का आज लेवल 1 का शुभारंभ किया गया है। इससे इस इलाके के संक्रमित लोगों को बहुत बड़ा फायदा होगा। प्राथमिक उपचार जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है वो इस हॉस्पिटल में उनको मिलेगी और उसके बाद भी उनकी क्रिटिकल पोजीशन होती है तो उसके बाद हमारा जो ईएसआई हॉस्पिटल है 500 बेडेड फरीदाबाद में, यहाँ से उनको वहाँ पर रेफर किया जाएगा। वो व्यवस्था यहाँ पर एम्बुलेंस की भी होगी और अभी बहुत जल्दी 30 वेंटिलेटर भी इस हॉस्पिटल में आ रहे हैं। उसके एनेस्थीसिया के डॉक्टर भी यहाँ पर आ गए हैं। तो इससे बहुत बड़ा फायदा हमारे इस एनसीआर के रीजन फरीदाबाद के लोगों का होगा, क्योंकि अब संकट का समय है, राजनीति का समय नहीं है। इस संकट के समय पर हम सब देशवासियों को मिलजुल कर इस कोविड जैसी बीमारी से लड़ना है।
बात करेंगे अब अगली खबर की। महामारी के दौर में एम्बुलेंस वालों द्वारा मुंह मांगी कीमत वसूलने की खबरों के बाद ड्रीम इंडिया टू एजुकेट इंडिया एनजीओ ने ऑटो को एम्बुलेंस बनाकर निःशुल्क सेवा शुरू की है। इस ऑटो एम्बुलेंस द्वारा मरीजों को घर से अस्पताल तक ले जाने और फिर अस्पताल से घर तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। प्रतिदिन जरूरतमंदों की दर्जनों कॉल आती हैं, दिखाई दे रही है वही ऑटो एम्बुलेंस है जिसे मरीजों को लाने ले जाने के लिए ड्रीम इंडिया टू एजुकेट इंडिया एनजीओ द्वारा स्पेशल तौर पर तैयार किया गया है और जिस पर पीपीटी किट पहने ड्राइवर भी तैनात हैं, जो कॉल आने पर बताए गए पते पर पहुंचकर अपनी निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। एनजीओ द्वारा फिलहाल प्रयोग के तौर पर एक ऑटो एम्बुलेंस की सेवा शुरू की गई है, जिसे बाद में बढ़ाया जाएगा। ड्रीम इंडिया टू एजुकेट इंडिया बाय नन्ही उड़ान एनजीओ की वॉलंटियर ऋतु अरोड़ा ने बताया कि महामारी से पहले वो बच्चों को पढ़ा रही थी और महिलाओं को रोजगार को लेकर काम कर रही थी, लेकिन महामारी के दौर में हमने लोगों और हॉस्पिटलों के साथ मिलकर ब्लड, प्लाज्मा, ऑक्सीजन और बेड आदि के लिए अपनी सेवाएं देना शुरू की है। साथ ही ड्राई राशन जरूरतमंदों को पहुंचाने का भी काम किया है। हाल ही में हमने देखा कि संक्रमित मरीजों को लाने ले जाने के लिए एम्बुलेंस वाले मुंह मांगी कीमत वसूल रहे हैं। तब हमने सोचा कि क्यों ना कि इस काम को किया जाए। बस इसी सोच के चलते हमने ऑटो को एम्बुलेंस में कन्वर्ट करवाया और सत्य प्रकाश को इसे चलाने की जिम्मेदारी दी। उन्होंने बताया कि फिलहाल मिडनाइट को भी कॉल आती है, लेकिन वो अटेंड नहीं कर पाते, लेकिन आने वाले समय में रात को भी सेवा देने की तैयारी की जा रही है। तो जैसे एम्बुलेंस ये मिल जाता है तो कोई बात नहीं, फिर रिटर्न आ जाता है। तो पेशेंट को कैसे आप हॉस्पिटल तक पहुंचाते हैं, किस हालात में होते हैं वो, क्या कुछ आपको देखना पड़ता है, कैसे सेफ्टी वगैरह रखते हैं? अभी मान लो उतना इमरजेंसी जैसे करने का मतलब ज़्यादा इमरजेंसी पीरियड वाला नहीं मिले, मैंने नॉर्मल। इसलिए अभी कोई दिक्कत, ज़्यादा इमरजेंसी होती है तो एम्बुलेंस मान लो मिल जाता है तो मेरे को रिटर्न भी आ जाना पड़ता है, क्योंकि मान लो ऑटो और एम्बुलेंस में फ़र्क पड़ जाती है। तो गरीब लोगों को पहुंचाने का काम करते हैं हॉस्पिटल को। हाँ, इन लोग का मान लो कि पहले कॉल गया था तो बोले कि चलो कि पैसा वैसा, मैं बोला कि पैसा के नहीं, चलो मान लो कि आप लोग भी हेल्प करें तो मैं। हम लोगों ने इससे पहले, महामारी से पहले हम लोग बच्चों को पढ़ा रहे थे, फीमेल एम्प्लॉयमेंट के लिए भी काम कर रहे थे और भी छोटे छोटे प्रोजेक्ट कर रहे थे, स्ट्रे एनिमल्स। बट बिकॉज अभी इन दिनों में एजुकेशन तो हम लोग ओपनली पढ़ाते हैं तो पॉसिबल नहीं हुआ, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि हम अपनी पूरी एक्टिविटीज़ को थोड़ा सा शिफ्ट करें और इस टाइम जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है उसके ऊपर कंसंट्रेट करें। तो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी बेड्स के लिए, ब्लड के लिए, प्लाज्मा के लिए और ऑक्सीजन के लिए। तो हमारी टीम ने वो भी कोऑर्डिनेट करने की कोशिश की है, कुछ बड़े लोगों के साथ मिलके, कुछ हॉस्पिटल्स के साथ मिलके पूरा टाइम हमने वो भी किया। ड्राई राशन गरीब लोगों को जिनको बहुत ज़रूरत थी वो भी पहुंचाया है। और अब हम लोगों ने फिर अल्टीमेटली सोचा कि एम्बुलेंस के कारण हम लोग पढ़ रहे थे कि बहुत तकलीफ़ें आ रही हैं, लोग टाइमली पहुंच नहीं पा रहे हैं क्योंकि एम्बुलेंस वाले बहुत मनमर्जी के पैसे भी मांग रहे हैं और है भी कम, और ऑटोज़ भी कम चल रहे थे। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि एक शुरुआत की जाए, तो हमने एक ऑटो के साथ ये शुरुआत करी है। और ये सत्य प्रकाश जी हैं जो गाड़ी चलाते हैं, इन्होंने खुद आके हम लोगों को बोला कि मैं कुछ सेवा करना चाहता हूँ, तो फिर हमने इनके साथ मिल करेंगे। अगली खबर की। देश में फैली कोरोना महामारी के चलते देश के कई राज्यों ने लॉकडाउन लगाया हुआ है ताकि इस कोरोना महामारी की रफ्तार को कम किया जा सके, लेकिन इस लॉकडाउन में जहां देश की रफ्तार को कम कर दिया है तो वहीं लोगों की आर्थिक स्थिति पर भी असर पड़ा है और लोगों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो रही है, जिसके चलते लोगों को अपना घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है। तो वहीं इस घड़ी में हरियाणा सरकार ने लोगों को बड़ी राहत देते हुए मुफ्त राशन के साथ 5-5 किलो राशन अधिक देने की घोषणा की है, जिसका अब लोगों को फ़ायदा मिलने लगा है। इस राहत के मिलने के बाद लोगों ने खुशी जाहिर की। तस्वीरें फरीदाबाद के सेक्टर 17 प्रेमनगर इलाके की है, जहां पर हरियाणा सरकार की घोषणा के बाद लोगों को मुफ्त राशन के साथ अतिरिक्त 5 किलो राशन भी मुफ्त दिया जा रहा है, जिसे लेने के लिए लोग इकट्ठा हुए और इस मौके पर लोगों ने राशन लेने के साथ साथ इस कोरोना महामारी में हरियाणा सरकार द्वारा किए गए फैसलों का स्वागत किया, साथ ही खुशी जाहिर की और हरियाणा सरकार का धन्यवाद भी किया। सामान लेने पहुंचे हैं आप? हाँ जी। कितना राशन आपको मिला है और क्या सरकार की तरफ से भी मुफ्त मिला है आपको? हाँ जी, मुफ्त मिला है जी, और 5 किलो फालतू मिला है। तो क्या पैसे वगैरह लिए गए डिपो संचालक की तरफ से? नहीं, पैसे नहीं लिए। कितना धन्यवाद करना चाहेंगे गरीबों के हाथ में इस प्रकार से सरकार निर्णय ले रही है? बस यही है जी कि लॉकडाउन में फ्री गेहूँ मिल रहा है, बहुत हेल्प हो रही है इससे। लॉकडाउन में काफ़ी
स्थिति जो गरीब परिवार है उनकी काफ़ी खराब है। 5 किलो गेहूँ देने से काफ़ी राहत उनको मिली। बिल्कुल जी, बहुत जी, किस प्रकार की सुविधा डिपो पे आपको मिल रही है? ये सरकार द्वारा मिल रही है। तो कितना आज फ्री जो सरकार की तरफ से गेहूँ क्या है वो कितना क्या है? वो 5 किलो दे रहे हैं जी। वो तो कितनी सुविधा है उसके लिए? ये इसमें चीनी है, नमक है और गेहूँ है। चीनी नमक के पैसे लिए जा रहे हैं और गेहूँ फ्री दिया जा रहा है। इसमें 5 किलो अलग एक्स्ट्रा। लगातार कोरोना महामारी बढ़ रही है, उसको हाँ जी। देखते एक सावधानी डिपो पे अगर की जाए तो किस प्रकार की बरती जा रही है? जी ये तो ऐसी है जी, सरकार के हाथ में है ना ये तो। तो क्या डिपो पे आने से पहले सैनिटाइजर वगैरह की हाथ साफ करवाए थे आपके? हाँ करवाए थे, लेकिन मैं सैनिटाइजर भी देकर आया हूँ उनको। अच्छा, आप अपना लेकर आए थे? हाँ अपना लेकर आया था मैं। 5 किलो गेहूँ मिलने से? हाँ अब हमारा ही मिल रहा है गेहूँ और तुम्हारा भी 5 किलो। डिपो होल्डर अभी तो वहाँ से आ नहीं रहा, बाकी अपनी तरफ से कर रहे हैं कि जो भी सुविधा हो सके कॉलोनी वाले को तो वो कर रहे हैं। तो क्या सैनिटाइजर वगैरह की सुविधा हाथ साफ हाँ सब करवा रहे हैं, क्योंकि लगातार बीमारी बढ़ रही है उसको लेकर? नहीं बिल्कुल डिस्टेंस करवा रखा है, सबको दूर दूर करके हुई जब ही दे रहे हैं। और कितना खतरा है, लगातार कोरोना महामारी बढ़ रही है ये तो उसको देखते बहुत ज़्यादा है, मगर इन्होंने डिपो वाले बहुत हेल्प कर रहे हैं आगे, जो नहीं तो परेशान है कॉलोनी में बहुत ज़्यादा। सरकार की तरफ से 5 किलो गेहूँ मुफ्त देने का ऐलान किया है, दे भी रहे हैं। हाँ जी। तो क्या कहीं किस प्रकार धन्यवाद करेंगे सरकार? नहीं सरकार का ही खबरों में बात करेंगे अब नूह की। नूह जिले के सबसे बड़े मदरसे नूह के संचालक मुफ्ती जाहिद हुसैन ने लॉकडाउन में और कोरोना के बढ़ते संकट को देखते हुए लोगों को ईद की नमाज घर पर ही अता करने और स्वास्थ्य विभाग के गाइडलाइन का पालन करने की बात कही है। मुफ्ती जाहिद हुसैन ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जो गाइडलाइन प्रशासन की तरफ से जारी की गई हैं उनका पालन करते हुए हमें अपने घर में रहकर सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ईद उल फितर की नमाज को अदा करना चाहिए। मुफ्ती जाहिद हुसैन ने कहा कि ये महामारी सिर्फ एक प्रदेश व देश की नहीं बल्कि दुनिया भर में फैली हुई है। इस बीमारी को सोशल डिस्टेंसिंग से ही हराया जा सकता है, लिहाजा कोरोना के बढ़ते संकट को देखते हुए भीड़ में कहीं भी नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। लोग अपने घरों, बैठकों इत्यादि में नमाज अदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि बेवजह लोग गाँव से कस्बे या शहर में ना जाएं और अगर जरूरत भी हो तो बच्चे और बुजुर्गों तो घर पर ही रहें। उपायुक्त वीरेंद्र खड़गटा ने लोगों से अपील की है कि ईद उल फितर की नमाज अपने घर पर ही रहकर पढ़े और सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइनों का पूरा पालन करें। उन्होंने जिले के युवाओं से अपील करते हुए कहा कि वो ईद के मौके पर बाजारों में ना घूमें और अपने घर में रहें। उन्होंने कहा कि हम आने वाले समय में घरों में रहकर सुरक्षित ईद मना सकेंगे, इसके लिए सभी लोग अपने घरों में रहें। उनके साथ एक मीटिंग हुई जिसमें ये डिसीजन लिया है कि हम जो आने वाली समय में ईद होने वाली है उसमें जो ईद की नमाज है वो घरों में ही दी जाएगी। किसी भी तरह से बाहर कोई भी व्यक्ति जाके ईद के मौके पे मस्जिदों में या किसी धार्मिक जगह पे ईद की नमाज नहीं अदा करेंगे। सभी लोग अपने घरों के अंदर ही ईद की नमाज अदा करेंगे। साथ ही साथ कोई भी व्यक्ति अपने परिवार वालों के साथ किसी दूसरे एरिया में जाके मिलने जुलने का जो कार्यक्रम होता है उससे भी बचेगा, क्योंकि इस बार कोरोना की जो महामारी है उसमें काफ़ी जान जारी है। इसको ध्यान में रखते हुए उनकी तरफ से एक पहल हुई है। इसी पहल को हमने आगे बढ़ाते हुए सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घरों में ही रहें और कोई भी व्यक्ति अपने घरों से बाहर ना निकले। कुछ मैं युवाओं से भी अपील करना चाहूँगा कि कई बार हमने देखा है कि ईद के मौके पे या किसी त्यौहार के मौके पे हम लोग हमारे में एक जोश होता है। हम चाहेंगे कि ये जोश को अपने साथियों के साथ, अपने बंधुओं के साथ घरों में ही मौजूद रह के और उनके साथ ईद मनाएं। घरों के अंदर ही रह के अपने परिवार को बचाएं। और मैं चाहूँगा कि सभी मेवात वासियों को लेकर ईद। चलिए खबरों में बात करेंगे अब महम की। महम कस्बे में स्थित ज्ञानी चोर की बावड़ी में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव बावड़ी के कुएं में मिला और शव की पहचान महम कस्बे के वार्ड नंबर 11 निवासी 52 वर्षीय रमेश चिटकारा के रूप में हुई है। रमेश सुबह हर रोज की तरह घूमने के लिए निकला था, लेकिन सूचना मिली कि रमेश बावड़ी पर मृत पड़ा है। मौके पर पुलिस व FSL टीम पहुंची और साक्ष्य जुटाने में लग गई
है। परिजनों व अन्य ने सरकार से कुएं पर जाल डालने की मांग की है। वहीं परिजनों ने बताया कि किसी से कोई रंजिश नहीं थी। जांच अधिकारी कुलदीप सिंह ने बताया कि महम के वार्ड 11 निवासी रमेश की डेड बॉडी मिली है और उन्होंने कहा कि मौत के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मामला क्लियर हो पाएगा। अब करनाल की इंद्री के सरकारी हॉस्पिटल में हर रोज़ कोरोना के टेस्ट लगभग 200 टेस्ट हो रहे हैं और लोगों के कोरोना टेस्ट के सैंपल लिए जा रहे हैं, जो कि RT-PCR के माध्यम से ये सैंपल लिए जा रहे हैं, जिसकी रिपोर्ट अगले 24 घंटे में पहुंचेगी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से वार्ड नंबर 1 में एंटीजन टेस्ट किए जा रहे हैं, जिसमें 3 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। इस मामले में अधिक जानकारी देते हुए इंद्री सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर पंकज कंबोज ने बताया कि इंद्री PSC के अधीन आने वाले सब सेंटर में लगभग 258 केस कोरोना के एक्टिव केस हैं। महामारी के बढ़ते केसों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। वहीं पर लोगों में भी स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन व सरकार के आदेशों को मानते हुए हमें सभी प्रकार की हिदायतों का अनुसरण करना चाहिए, ताकि हम इस कोरोना जैसी महामारी से बच सकें। इंद्री के अंतर्गत यानी कि इंद्री कस्बा और साथ में हमारे जो 6 सब सेंटर हैं, जिनके अंदर लगभग 15 के करीब गाँव आते हैं, इन सब में अगर देखा जाए तो हमारे पास लगभग 258 केसेस एक्टिव हैं। तादाद थोड़ी पीछे बढ़ी थी, अब हमने सैम्पलिंग को बढ़ाया है, घर घर जाकर सैम्पलिंग भी शुरू की है। जो हॉटस्पॉट्स हैं हमारे वहाँ पर, जैसे कल वार्ड नंबर 1 में, क्योंकि वहाँ के सबसे ज़्यादा केसेस हमारे पास आ रहे थे, तो वहाँ पर घर घर जाकर सैम्पलिंग हुई है। उसमें 250 हमने टेस्ट लिए हैं, जो कि रैपिड एंटीजन किट के साथ लिए हैं, यानी कि रैपिड एंटीजन टेस्ट हुए हैं, जो विद इन मिनट्स ही हमारे पास जिसकी रिपोर्ट आ जाती है, ताकि मास सैम्पलिंग करके देखा जाए कि बहुत ज़्यादा एकदम से कहीं पर दिक्कत तो नहीं आ जाएगी। इसके अलावा हमारे यहाँ पर भी रोज़ सैम्पलिंग होती है। आज भी लिए गए हैं, अभी चल रही है सैम्पलिंग। 100 से ज़्यादा सैंपल अब तक हो चुके हैं, जो कि कल्पना चावला की लैब में भेजे जाएंगे। ये हम RT-PCR विधि से चेक कराएंगे। तो कोई हिदायतें हैं लोगों को? बिल्कुल, हिदायतों के हिसाब से मैं सबसे पहले तो वही कहूँगा कि एक तो जागरूक रहें, जो भी किसी भी तरह की सरकार द्वारा दिशा निर्देश आते हैं उनका पालन करें। जैसे अभी जो हमारा लॉकडाउन लास्ट वीक था, अब इसी तरह की कुछ और हिदायतें आई हैं जिनको थोड़ा सख्ती के उसमें दिया गया है, तो उनका पालन करें। कभी भी घर से बाहर तभी जाएं जब बहुत ज़रूरी हो, मुंह ढककर जाएं। इसके अलावा समय समय पर हाथ धोते रहें। किसी भी प्रकार का जुखाम, खांसी, बुखार, दस्त इन या गला खराब में कोई भी ऐसी दिक्कत हो तो साथ ही साथ अपने नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जाकर चेकअप करवाएं, अपना सैंपल करवाएं। अगर डॉक्टर को लगता है तो सैंपल करवाकर, ताकि इन केस किसी भी तरह से अगर कोई व्यक्ति संक्रमित हो जाता है तो बाकी लोगों को वो संक्रमित नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम अर्ली डायग्नोसिस पे ज़्यादा वो फोकस करते हैं। बीमारी है, छिपाने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस जल्दी से जल्दी अगर बीमारी पता लग जाती है तो उसका इलाज करना थोड़ा आसान हो जाता है। इसके अलावा भीड़ भाड़ वाली जगह में जाने से बचें, समय समय पर हाथ धोते रहें। घर जाने के बाद अगर किसी को लगता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो जल्दी से जल्दी सैंपल करवाने के बाद भी जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं बढ़ती अगली खबर की ओर तो शाम बाजार में उड़ी सरकार व प्रशासन के आदेशों की धज्जियां और दुकानों व बाजार में दिखी भारी भीड़। इस सब के बीच भी प्रशासन मौन दिखाई दिया। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर जहां सरकार एक तरफ बड़े बड़े दावे कर रही है तो वहीं उसके विपरीत तो शाम बाजार में लॉकडाउन के चलते भी दुकानदार सरकार को ठेंगा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। स्थानीय बाजार में ना तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग है, ना ही कोई प्रशासन व सरकार का डर। दिन प्रतिदिन बढ़ते कोरोना संक्रमण के बावजूद भी बाजार में दुकानों पर लगने वाली भीड़ व दुकानदारों को कोरोना महामारी का जरा भी डर नहीं है। प्रशासन द्वारा जारी दुकान खोलने के शेड्यूल के समय के पश्चात भी अनेक दुकानें खुली रहती हैं। वहीं आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के अलावा अन्य जूस की दुकान व कन्फेक्शनरी इत्यादि के दुकानदार भी अपनी दुकानें खोलकर स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी शेड्यूल की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि दिन प्रतिदिन बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते प्रदेश सरकार ने हरियाणा में लॉकडाउन सहित कोविड-19 के दृष्टिगत
कोविड नियमों का पालन करने हेतु दिशा निर्देश भी जारी किए हुए हैं। बावजूद इसके स्थानीय बाजार में दुकानों पर आने वाले ग्राहकों के बीच ना तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग है और ना ही दुकानदारों में कोई कोरोना संक्रमण का डर है। गजब की बात तो ये है कि प्रशासनिक अधिकारी यदि बाजार के बीच से गुजरते हैं तो कुछ दुकानदार व ग्राहकों तो उन्हें देखकर एक बार को मास्क लगा लेते हैं, उनके जाने के बाद वो लोग फिर से मास्क हटा लेते हैं, जिसे देखकर यही लगता है कि यहाँ के लोगों को कोरोना महामारी का कतई भी डर नहीं है। खबरों में बात करेंगे पानीपत की। पानीपत के उरलाना कला में एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, वहीं परिजनों द्वारा हत्या का आरोप लगाया गया है। परिजनों का कहना है कि मृतक राजेश का सनौली रोड स्थित अमन डेयरी के संचालक के साथ करीब 7 लाख रुपए का लेन देन था, जिसके चलते उन्होंने उसे अपने घर पर बुलाया था और खाने में जहरीला पदार्थ खिला दिया, जिसके कारण उसकी हालत खराब हो गई और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उरलाना कला निवासी राजेश ने दम तोड़ दिया। वहीं परिजनों द्वारा हत्या का आरोप लगाया गया है। फिलहाल पुलिस द्वारा परिजनों की शिकायत के आधार पर हत्या का मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गई है। तो फिर शाम को इसके पास फोन आया, तुम कल सुबह आके अपने पैसे ले जाओ। तो ये यहाँ पे पहुँचा है करीब 9 बजे के आसपास। इसके पास फ़ोन आया है कि जिससे ये भैंस खरीदता था और इसको बेचता था, उसका फ़ोन आया, भाई तेरे को पैसे मिल गए। इसने उसको भी देने थे, तो इसने उसको बताया, वो ऐचरे गांव का था, कि भाई मेरे को यहाँ चाय में मिला के कुछ खिला दिया गया और मेरे घर वालों को इन्फॉर्म करते। उस बंदे ने मेरे गाँव के एक आदमी को सतीश नाम है, उसको फ़ोन किया, उसने मेरे को बताया भाई ऐसे ऐसे कहानी होगी। तो फिर हम इनके घर गए हैं। घर जाने के बाद इसके लड़के के फ़ोन से इसको फ़ोन किया कि भाई ये हो गया, भाई इसके राजेश के फ़ोन पे मैंने फ़ोन किया, मेरी बात हुई। तो उस टाइम पे इसकी खांसी हो रही थी, गला रूंधा हुआ था, बात नहीं कर पा रही से, भाई कर मेरी हालत ख़राब है और मैं इनके घर पे ही। मैंने इसको ये कहा अगर तू खुद से चल के थोड़ा हॉस्पिटल में जा सकता करिए आसपास। इसने बोला नहीं मैं नहीं जा सकता, भाई तुम आ जाओ। मैंने पूछा वहाँ कहाँ पे, कह रहा इनके घर पर ही हूँ मैं। तो फिर हम वहाँ से आए हैं घर से। उसके बाद जो अमन है उसको फ़ोन किया मैंने, उसका नंबर लेके इसके लड़के से उसको फ़ोन किया, मैं भाई ऐसे ऐसे राजेश तुम्हारे घर गया। तो उसने चाय पिया और उसकी तबीयत ख़राब है। मैं क्या बात है? उसने बताया मैं 3 दिन से बाहर हूँ और मैं अभी घर पे फ़ोन करके बता रहा हूँ। फिर मैंने उसको दोबारा कॉल किया तो उसने बताया उसको थोड़ी गर्मी हो गई थी, भाई यही है बस, ठीक है, ज़्यादा नहीं है हालत कुछ ऐसी। तो फिर उसके बाद हम जैसे यहाँ पे पहुँचे हैं तो उनका मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BVM न्यूज़ के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।